अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं रिजवान जाफ़र। सवाल है पाकिस्तान का। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ज़बरदस्त कामयाबियाँ इस पार्टी को मिली और एक तीसरी कुव्वत बन के सामने आई। इस पार्टी ने आगाज़ में एक ज़बरदस्त नारा दिया और वो नारा ये था कि ये बिल्कुल डिफरेंट और एक इस्लामी फलाही जदीद रियासत जो है वो बनाएंगे। और इसके जो फाउंडर मेंबर्स थे वो भी बहुत इंपॉर्टेंट थे और वो रिवायती सियासतदान नहीं थे जो इमरान खान साहब के साथ जो है वो शामिल हुए। उनमें से एक फाउंडर मेंबर आज हमारे साथ हैं जिन्होंने इलेक्शन लड़ा कराची के अंदर और NA 256 में कामयाबी हासिल की। नॉर्थ नाज़िराबाद कराची का सबसे पढ़ा लिखा इलाका, उस इलाके से जो मुंतखब हुए। और फिर हमने देखा कि 16 अप्रैल को इनका रिज़ाइन जो है यानी 2020 में सामने आया और 17 अप्रैल को वो सामने मंजर आम पे आ गया। 20 अप्रैल उसकी तारीख जो उस पर लिखी हुई थी और वज़ीर आज़म पाकिस्तान को भिजवाया गया, स्पीकर कौमी असम्बली को भी भेजा गया। लेकिन अभी तक जो है, जब हम कभी किसी PTI रहनुमा से पूछते हैं कि जनाब ये जो आपके फाउंडर मेंबर हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट रहनुमा हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, तो इनका रिज़ाइन एक्सेप्ट हुआ है या नहीं हुआ है, तो सही जवाब नहीं मिल पाता। तो इन्हीं से हम पूछ लेते हैं। और उसके साथ साथ कल कराची तशरीफ़ ला रहे हैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान, तो उस हवाले से भी बात होगी। हमारे साथ मौजूद है जनाब नजीब हारून साहब। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम सलाम। कैसे नजीब साहब, पहले तो ये बताएं अब तबीयत ठीक है आपकी, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपको सेहत दे और कोरोना से खास तौर पे महफूज रखें। बहुत शुक्रिया। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने जिस तरह से कोरोना को हैंडल किया वफाकी हुकूमत ने, इस पर भी आपसे बात करेंगे। और ख़ास तौर पर ताज़ा अभी इस वक्त सूरत हाल है बजट की जो पेश किया गया वफाक की जानिब से, इस पर भी आपसे बात होगी और आप किस हद तक मुतमईन हैं इस बजट से, ये आपसे पूछा जाएगा। लेकिन बड़ा आसान और सादे अल्फाज में ये जो आपने रिज़ाइन अपना पेश किया था, जिसमें तफसीली वो मीडिया पर आया, सामने आया, कुछ वजूहात उसमें आपने मेंशन की और आगे के कुछ अपने लाएमल एज अ फादर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एज अ PTI आप पार्टी में रहना चाहते हैं उसके बारे में लिखा। तो आपका रिज़ाइन एक्सेप्ट हो गया है, एक्सेप्ट नहीं हुआ है, आप उस पर कायम है या नहीं है? देखिए, जो मैंने इस्तीफ़ा दिया था वो अपनी MNA की जो पोजीशन थी उससे दिया था। जाहिर है मुझे पार्टी से टिकट मिला था तो मैं MNA बना था। तो इमरान खान जो कि पिछले 22 महीने से वज़ीर आज़म पाकिस्तान हैं, वो मेरी पार्टी के चेयरमैन तो पिछले 24 साल से हैं। तो मैंने जाहिर बात है कि अपना इस्तीफ़ा उनको भेजा था ताकि वो उसको आगे भेजें, क्योंकि मैं जो काम नहीं कर सका या नहीं कर पा रहा था या जो मैं चीज़ों से डिसएग्री कर रहा था, तो उसके ऊपर बजाय इसके कि मैं ऐसे बैठा रहूं और कोई आप काम नहीं कर पा रहे हो, इस पर तो आएंगे। लेकिन अभी सिर्फ ताज़ा चाह रहे हैं मंजूर नहीं हुआ। ठीक है। और जाहिर बात है कि जो उसके अवामिल थे, जो वजूहात थी, उनको ऊपर कुछ काम हुआ है, रफा होने। लेकिन अगर मंजूर नहीं हुआ तो इस दरमियान में अभी जो कौमी असेंबली के इजलास हुए इसमें भी आपने शिरकत नहीं की। मैंने MNA जिस तरह से वर्क जो होना चाहिए वो भी आपने नहीं किया। मैंने इजलास में शिरकत नहीं की। तो ये जो 2 महीने का टाइम है, तो ये इसमें आप नहीं समझते ये ज़ाया हो रहा है? या तो वो अप्रूव कर दें या आपकी डिमांड मान लें। अगर ईमानदारी की बात पूछें तो मैं समझता हूँ पूरे यानी जो 20 महीने जो मैं रहा और उसके अंदर भी कोई ये सैर हासिल चीज होती है ना कि कोई डायरेक्शन होता है, कोई अचीवमेंट होता है, कोई कानून साजी होती है। जब कौम करोड़ों रुपए अरबों रुपए खर्च करके लोगों को भेजते हैं असेंबली के अंदर, तो वो जो मेरी एक्सपेक्टेशन थी, जो जैसे 22 साल हमने तगोदौ की, मेहनत की उस मंजिल पे पहुंचने के लिए, ये इस पर भी हम आएंगे कि 22 साल की जद्दोजहद में जो लोग रहे और जाते रहे। लेकिन अभी मैं जरा, वो 20 महीने हो या ये 2 महीने हो, ये जो हम ये फुटेज भी दिखा रहे हैं कि आपकी प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात हुई, तो उसके बाद महसूस ये हुआ कि प्राइम मिनिस्टर ने आपको मना लिया है या आपने प्राइम मिनिस्टर को मना लिया है और अब जो है वो आप नहीं जा रहे हैं और सीट पे रहेंगे। मनाया तो रूठों को जाता है, लेकिन ये था कि मैं तो पार्टी का पार्ट एंड पार्सल हूँ। मैंने हमेशा ये मेंटेन किया कि मालिक मकान जो होता है ना, उसको वहीं रहना होता है। किराएदार छोड़ के कहीं इधर उधर चला जाता है क्योंकि उसको किराए के ऊपर होता है। तो मेरी पोजीशन तो बड़ी क्लियर थी कि उसके अंदर भी कि आई एम द फाउंडर ऑफ द पार्टी, स्टिल देयर, आई वांट टू लिव एंड डाई इन दिस पार्टी, और इसी पार्टी के जरिए मेरी ख्वाहिश है। तो प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात हुई तो उसमें क्या तय हुआ? उसमें कुछ पार्टी के हवाले से बात हुई, ठीक है, कुछ खास तौर से यानी कराची के हवाले से बात हुई, कुछ अमूमी बात हुई कि जो मैं चीजें महसूस करता हूँ कि जो जिनकी सिर्फ दुरुस्त नहीं है, उसमें मैंने उनकी तवज्जो दिलाई। तो उन्होंने बड़ा पॉजिटिवली लिया, ये उनकी मेहरबानी है कि उसको उन्होंने
उनको मस्बत अंदाज में लिया और कुछ चीजों के ऊपर अमल हुआ है, कुछ पे हो रहा है। नहीं, उन्होंने मस्बत दिया, लेकिन सर आपने उन पर यकीन नहीं किया। अगर आप उन पर यकीन करते उनकी बातों के ऊपर, इमरान खान साहब की, तो आज आप ये कहते कि भाई मैंने दिया था, लेकिन उनसे मैंने मुलाकात की, उनकी बातों पर मैंने यकीन, उनकी जबान पर मैंने यकीन कर लिया और अब मैंने अपना जो इस्तीफा है वापस यानी कर दिया है और अब नाउ आई एम सिटिंग MNA, नो इशू फॉर दैट। और आप इजलास भी अटेंड कर रहे होते हैं। दो बातें जी, एक तो ये कि मैंने जो अपने इस्तीफे की पहली चंद सतूर में लिखा है कि आई फेल टू एंजॉय योर कॉन्फिडेंस, बिल्कुल जी, तो वो तो मैंने अपने बारे में लिखा है ना कि मैं उनका एतमाद नहीं हासिल कर सका, क्योंकि जाहिर बात है अगर मुझसे कोई काम नहीं लिया गया 20 महीने तक और मेरी जो भी क्वालिफिकेशंस या मेरी पार्टी की सीनियरिटी के हवाले से जो भी मेरे तजर्बात हैं, अल्लाह की मेहरबानी से एज अ प्रोफेशनल भी, एज अ टेक्नोक्रेट भी, या मैंने अचीवर अपने अपने अंदाज के अंदर, तो वो तो उनका एतमाद में नहीं हासिल कर सका। वो तो एक बात थी। जाहिर बात है कि अगर मैं 24 साल एक ही मेरा लीडर रहा है ना, या तो मैंने कोई बार बार लीडर बदले होते पार्टी, तो दिस वॉज माई फर्स्ट पार्टी एंड फर्स्ट लीडर, तो इससे बड़ा एतमाद और क्या होगा। लेकिन हाँ ये और बात है, लेकिन वो मुलाकात ये और बात है कि अब जाहिर बात है कि मैं 65 साल का हो गया हूँ। ठीक है, आपको यकीनन मैं लॉलीपॉप लेता हुआ तो अच्छा नहीं लगूंगा। आई वॉन्ट सम थिंग्स टू बी डन प्रॉपर, स्ट्रेट एंड करेक्ट। कोई बड़ी बुरी बात नहीं है, लेकिन आदम एतमाद की बात नहीं है। जिस लेवल का लीडर होता है और वो प्राइम मिनिस्टर भी बन जाए तो मकसद फिर तो वो आखिरी बात होनी चाहिए ना। उसने कह दिया आप बेफिक्र रहें, मुझे आप पे एतमाद है, आप जो डिमांड कर रहे हैं, जो जो चीजें लेकर आए कराची के लिए, उसको उस पर आप ही लीड करेंगे। और यहाँ पे बहुत से MPS से MNA से मेरी उस वक्त बात हुई कराची के, उन्होंने कहा कि ऐसा महसूस हो रहा है कि आप पे अहम जिम्मेदारियां आ रही हैं, आप कोई कराची के हेड कोऑर्डिनेटर या कोई इस तरह की कोई इंपॉर्टेंट जिम्मेदारी आ रही है, आप ये सब चीजें देखेंगे। जो चीज आएगी हाँ तो इंशाल्लाह सबके सामने होगी। ठीक है, और जाहिर बात है क्योंकि मैं एक प्रोफेशनल भी हूँ और मेरी सियासत जो थी वो यानी उस तरह से नहीं थी, प्रोफेशनल पॉलिटिक्स नहीं थी कभी भी ना। मेरी पहली ये पार्टी है और उसके बाद जिस तरह से एक तरह का जो कन्वेंशनल सियासत थी उससे मैं हमेशा मुख्तलिफ रहा। तो मेरी जो ख्वाहिश है वो ये है कि हम जिस नए पाकिस्तान का वादा किया उस नए पाकिस्तान की तरफ आगे बढ़े और कराची जो कि पाकिस्तान को खींचने वाला इंजन है पाकिस्तान की ट्रेन को, तो कराची उसके अंदर हरावल दस्ते का काम करे। ठीक है, तो उसके लिए मुझे कुछ इख्तियारात चाहिए। ठीक है, उसके लिए मुझे कुछ एश्योरेंसेस चाहिए जो कि क्योंकि अभी तक नहीं मिली, लेकिन 2 महीने हो गए लेकिन नहीं मिलने से मतलब इसको यूं समझ लें कि जैसे सूबा सिंध और कराची के मखसूस हालात हैं। सूबाई हुकूमत पीपल्स पार्टी के पास है, मेयर हमारे एलाइज हैं MQM के पास है, और जो कराची के प्रोजेक्ट्स हैं ना, अगर आप इसमें देखें कि वो धसे हुए हैं, दलदल के अंदर फंसे हुए हैं, यानी चाहे वो ग्रीन लाइन हो, चाहे वो K4 का प्रोजेक्ट हो, कोई वो चाहे वेस्ट का डिस्पोजल हो, तो वो चूंकि फंसे हुए हैं तो इतना हॉर्स पावर और इतनी स्टीम चाहिए कि उन प्रोजेक्ट्स को, धसे हुए फंसे हुए प्रोजेक्ट्स को हम निकालें उस गड्ढे में जिसमें गिरे हुए हैं और उनको फिर हम लेके आगे चलें और कराची को निजात दिलाएं। उन चीज के अंदर कराची सफर कर रहे हैं। ठीक है, तो नाज़रीन बात यह है कि ये कोई छोटा डिसीजन नहीं होता, एक बड़ा डिसीजन होता है। आप जब मेंबर कौमी असेंबली बने हैं, उस हल्के की का जो एतमाद है अवाम का वो भी आपके ऊपर है, तो उसके बाद भी आप अगर रिज़ाइन कर देते हैं इसका मतलब आपने एक बड़ा डिसीजन लिया है। तो ये बड़ा डिसीजन एक ऐसे वक्त के अंदर कि वैसी खान साहब जो है मुश्किल के अंदर हैं, तो वो कौन सी ऐसी बात थी या पिछले 20 महीनों में कैसे वो कौन से इनकलाबी काम थे जो नजीब हारून साहब करना चाह रहे थे लेकिन वो नहीं कर सके, तो वो काम इनसे जानेंगे। उसके साथ साथ इनके ही दोस्तों ने और इन पार्टी के लोगों ने भी इन पर तनकीद की जो कि हम मुनासिब नहीं समझते कि अभी दिखाएं, लेकिन फिर भी उसमें कुछ बहुत से अहम सवालात हैं, वो भी हम उठाएंगे इनके सामने। ब्रेक के बाद सवाल है पाकिस्तान का। वेलकम बैक। सवाल है पाकिस्तान का, इसीलिए आज हमारे साथ हैं नजीब हारून साहब, MNA हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से और आपने रिज़ाइन पेश किया। उस रिज़ाइन पर आज हम बात कर रहे हैं जो इस्तीफ़ा आपने पेश किया, आपने उसकी क्या वजूहत थी। इसके साथ साथ आप चेयरमैन भी हैं स्टैंडिंग कमेटी फॉर हाउसिंग एंड वर्क्स के। नजीब हारून साहब ये फरमाएं कि आपके जो साथ जो लोग हैं उन्होंने भी आपके इस फैसले पर कि आपने जो है ना इस्तीफ़ा दिया तनकीद की,
और फिरदौस शमीम नकवी साहब की जानिब से भी एक 12 निकात पर मुश्तमिल जो है वो पॉइंट्स जो है पेश किए गए, जिसमें मुख्तलिफ सवाल थे कि क्या पार्टी का बानी रुकन होने या ना होने से कोई फ़र्क पड़ता है। बहुत से पार्टी के पास अरकान पार्टी छोड़ के जा चुके हैं, बहुत से ऐसे अरकान भी इख्तिलाफ राय रखते हैं, इसके बावजूद पार्टी के साथ से खड़े हैं। हाँ, और मेरा ताल्लुक 49 एक कम 50 साल का है। अगले साल मतलब गोल्डन जुबली हो जाएगी। फिरदौस हमारे कॉलेज यूनिवर्सिटी के ज़माने में बड़ा अच्छा डिबेटर था, किसी भी इशू के ऊपर फॉर और अगेंस्ट। अच्छा, हमारी पार्टी इक़्तिदार में आ गई फेडरेशन के अंदर और हम यानी इक़्तिदार का हिस्सा बन गए फेडरल गवर्नमेंट, लेकिन सिंध में फिर भी अपोजिशन रहे। फिरदौस अब भी लीडर ऑफ द अपोजिशन है, तो उसकी फरिश्त में एक अपोजिशन शामिल है। फिरदौस नकवी साहब से बात कर लेते हैं। फिरदौस के बारे में ये जरूर मैं कहूँगा कि उसने भी जब ये डाला था तो उसमें अपना नाम नहीं, अपना ताल्लुक डाला था कि 50 साल से जानते हैं, ये वो बेनामी डाला। ठीक है, फिरदौस शमीम नकवी साहब, नजीब हारून साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जब उन्होंने रिज़ाइन पेश किया, आपने कहा ये सही वक्त नहीं है, इस वक्त खान को मजबूत करना चाहिए, और आप जो रिज़ाइन पेश कर रहे हैं तो आपकी जानिब से बहुत से जो पार्टी के अरकान हैं उनकी जानिब से नजीब हारून साहब पर तनकीद भी हुई। इस वक्त आपकी क्या राय है, क्योंकि नजीब हारून साहब भी कह रहे हैं कि ये अपनी बात पे कायम है। जी, नजीब हारून साहब बड़ी शख्सियत है, वो कायम और दायम रखे अल्लाह में हमको जहाँ है जी, और हम तो उनको सराहते हैं कि वो पार्टी के बानी रुकन भी हैं। और मैं ये समझता हूँ कि जद्दोजहद जो की जाती है वो हर महाज पे की जाती है। एक बड़ा महाज है जो हम बाहर की जमातों से लड़ते आ रहे हैं, पिछले 7 लड़ते आ रहे हैं पिछले 24 साल। ठीक है, और एक हमारे पार्टी के अंदर भी हमें अपनी पार्टी के गोल्स को दुरुस्त रखने के लिए भी जद्दोजहद जारी रखनी है, और मैं समझती हूँ मैदान नहीं छोड़ा जा सकता। नहीं, आप गांधी की निशानी नहीं है। जब तक शहीद नहीं होते हम समझते हैं, और क्योंकि ये एक असूली इंसान है, एक सेल्फ मेड मैन है, और मैं इनको बड़ी इज्जत की निगाह से देखता हूँ, तो जब ये पार्टी छोड़ने की बात करते हैं मेरा खून का पारा जो है वो बहुत ऊपर चला जाता है। सर, ये खून के पारे में फिरदौस साहब आपने सवालात उठाए थे कि हल्के की आवाम की खिदमत करने से किसने रोका है आपको? आपके हल्के में वफाकी हुकूमत ताउन से कई अहम मनसूबे चल रहे हैं, पाकिस्तान के अवाम बिलखुसूस कराची की तरक्की में बेहतरीन किरदार अदा कर सकते हैं। बताइए, वज़ीर आज़म इमरान खान आप जैसे MNAs को हल्के में काम करने के लिए क्या करें? अगर आपको इमरान खान पर मुकम्मल एतमाद है तो आप इस्तीफा क्यों दे रहे हैं? आपको अपने बेवक्त के फैसले के बजाय इमरान खान को मजबूत करना चाहिए। अरकान कौमी असम्बली कानून साजी और स्टैंडिंग कमेटियों में खिदमत अंजाम देने के अलावा और क्या किरदार हो सकता है? क्या आपने इस्तीफा देने से कबल जिन्होंने आपको वोट दिया, हल्के के अवाम से मशवरा किया, क्या इन ये जो सवालात आपने उठाए थे इस पर अभी भी कायम है आप? मैं बिल्कुल जो मैंने उठाए थे वो मैं वरना उठाते ही क्यों अगर मुझे कायम अगर नहीं रहना होता। ठीक है, तो मैं इसमें तो नहीं, मैं तो ये समझता हूँ कि हम सब जब एक दफा इलेक्टेड हो जाते हैं तो हम पार्टी की मलकियत नहीं रहते, हम अवाम की मलकियत हो जाते हैं। ठीक है, और उस हल्के के अवाम ने हमें अपना नुमाइंदा चुना है, तो मैं नहीं समझता कि बगैर उनकी राय तो इस वक्त आप दोनों शख्सियात हमारे साथ लाइव मौजूद हैं, तो क्या नजीब हारून साहब से आप ये कहना नहीं चाहेंगे कि अपना इस्तीफा ये वापस लें? और कल इमरान खान साहब आ रहे हैं तो उम्मीद है कि इनके जो भी शिकवे शिकायतें हैं वो कल और खत्म हो जाएंगे। देखिए, एक तो मेरे घर की बात है, लेकिन अगर आज ये पब्लिक फोरम में हो रही है, मैं हर पब्लिक फोरम में कहूंगा कि नजीब एक जबरदस्त असासा है पार्टी के लिए, इन्हें पार्टी नहीं छोड़ के जानी चाहिए। मुझे तो इसमें कभी तहम्मुल ही नहीं रहा, मैं तो इनसे खुद फोन पे डायरेक्टली कह चुका हूँ। पहले मैंने इनसे फोन पे बात की, इनको कन्विंस करने की कोशिश की, लेकिन भाई है मेरा, वो भी पक्का अपने इरादे में, और हम भी अपने कोशिशों में जारी रखेंगे। मुझे पूरी उम्मीद है। इसलिए मेरा खुद एक बात जरूर है, देखिए जो नजीब हारून ने शायद जो मेरे खत की वजह से इनको एक तकलीफ पहुंची थी, वो एक बात को मुझे मानना, उसे कभी पार्टी छोड़ने की तो बात नहीं की। नहीं, शायद मेरे खत से ये अंदाजा लोगों को हो रहा हो कि मैं ये कह रहा हूँ कि वो पार्टी छोड़ रहा है। मैं पार्टी नहीं कभी छोड़, बात ही नहीं की उसने जो बात की थी, इसने कहा मैं सियासत छोड़ रहा हूँ पार्टी की, और मैं समझता हूँ कि पार्टी जो है
वो मुझे मेरा मकाम तारीखी तौर पे रिकॉग्नाइज रखेगी कि मैं फाउंडर मेंबर हूँ। ठीक है, ठीक है, मैं जरा वफादारी वाला रिश्ता तो आपको कराना पड़ेगा ना, जब उसने छोड़ के और पार्टी की तरफ सलाम नहीं लगाए थे, वो लोटा नहीं है, वो ना वो खोटा है। मेरा ख्याल से वो बिल्कुल पक्का सिक्का है और ये सिक्का इधर ही रहेगा इंशाल्लाह और ये काम भी करेगा। जी नहीं साहब, कुछ जरा फरमाइए जरा। बिल्कुल, मैं फरदौस साहब जो कह रहे हैं, जो आपकी बात को मैंने उस वक्त तरदीद नहीं की। मैंने इस्तीफा 16 सितंबर को लिखा, अपने चेयरमैन के पास है, और जब जाहिर बात है कि वो उनका एक सवाबदीद और इख्तियार है तो वो उसको कबूल कर लेते। नहीं, लेकिन एक बात देखें, इस्तीफा कोई ऐसी चीज नहीं होती कि दिया लिया लिया दिया दिया लिया दिया लिया। मैंने एक पोजीशन ली और उस पोजीशन को अपनी पार्टी, अपने घर को सही करने के लिए ली। इसमें सर उसकी दोस्ती तो चले पार्टी के अंदर की बात है ना, जो मैं अभी कर रहा हूँ, और ये अंदर ही की बात है ज्यादातर की। और इसके साथ साथ ये वाली चीज है कि जब आप पार्टी किसी को टिकट देती है, ठीक है, एक अमानत सौंपती है, तो अमानत जिसने मुझे सौंपी थी, मुझे टिकट तो चेयरमैन के दस्तखत से मिला था ना, वहाँ पे उसके अप्रूवल से मिला था। तो मैं समझ रहा था कि जब मैं ये नहीं वो चीज अदा कर पा रहा, या मेरा चेयरमैन को मेरी जरूरत ही नहीं है किसी चीज की पॉलिसी के फैसले में, ना मेरी जो स्पेशलाइजेशन है जो दुनिया मानती है, कंस्ट्रक्शन की पॉलिसी में, हाउसिंग की पॉलिसी में, कराची के मामलात में। तो मैंने कहा भाई थैंक यू वेरी मच। जो पार्टी के अंदर जो बात हो रही है, फिरदौस साहब भी साथ हैं, ये तो मैं अभी बड़े मैंने मौजूद अंदाज में सब चीजें सामने आपके रखी। अच्छा, लेकिन जो मुखालफीन है, ये क्या कह लें कि दूसरी पार्टी से जाने सवाल आया, बात क्लियर कर दो। जी जी, नजीब कभी मुखालिफ नहीं है। नहीं मुखालिफ नहीं है, मैं मुखालिफिन की बात कर रहा हूँ, दूसरी पार्टी के लोगों की बात कर रहा हूँ मैं, कि उन्होंने ये बात उठाई कि ये नजीब हारून साहब का इस्तीफे से बात साबित हो गई कि पीटीआई जो है वो नाकाम हो गई है कराची के अंदर। ये सिर्फ नजीब हारून साहब का इस्तीफा नहीं है, बल्कि ये बाकी तमाम जो 13 और एमएनएज है उनका भी इस्तीफा है कि वो भी कुछ नहीं कर पाए। नजीब हारून अगर 20 महीने में कुछ नहीं कर पाए तो बाकी लोग भी कुछ नहीं कर पाए। अच्छा, इसमें जवाब देता हूँ, सबसे बड़ी कामयाबी ये है कि दोबारा मेडिकल लाशें नहीं शुरू हुई। पीटीआई की सबसे बड़ी कामयाबी ये है कि दोबारा भत्ता लेना किसी जमात ने नहीं शुरू किया। पीटीआई की सबसे बड़ी कामयाबी ये है कि इसने पूरे कराची के अंदर एक अमन अमान कायम रखा हुआ है। तो पिछले दौर में तो पिछले दौर में भी कायम हो गया था सर, ऐसी बात नहीं है, लेकिन नवाज शरीफ साहब के दौर में भी कायम हो गया था। ये बड़ा टेम्परेरी है, आज हटा दीजिए, पीटीआई को देखिए क्या असर होता है, फिर वो इंसानियत के बुनियाद पे जंगें शुरू हो जाएगी। और आपको जिसको आपके ख्याल से कोई भी लिसानी जमान चाहिए चल सकती है, पार्टी यहाँ नहीं चल सकती किसी भी लिसानी बुनियाद पे। ठीक है, ठीक है, मैं आपकी तरफ वापस आता हूँ। इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज थी कि जो कराची वालों की, कराची के लोगों की जो तवक्कुआत थी पाकिस्तान इनकलाब आ जाएगा कराची में, इनकलाब से ज्यादा ये था कि एक जो मौके, लेकिन किसी भी कराची जैसे शहर को और किसी भी पाकिस्तान जैसे मुल्क के अंदर आपको एमएनए फंड के खिलाफ थे प्राइम मिनिस्टर जो है, एमएनए फंड के खिलाफ, लेकिन उसके बावजूद आप लोगों को एमएनए फंड मिला, 20 करोड़ रुपए हर एमएनए को मिले, आपको भी मिले। देखिए 22 साल इमरान खान साहब अपोजिशन में रहे, ठीक है, और जाहिर बात है कि बहुत सारी चीजों की कंटिन्यूअस लर्निंग होती है, क्योंकि उनका ख्यालात थे। और लेकिन एक जरूरी नहीं है कि आप कोई फ्रीज हो गए हो, आप सीखते रहते हैं, आप बेहतरी करते रहते हैं, आपकी मालूमात बढ़ती रहती हैं, उस तनाजुर में आप बेहतर फैसले करते रहते हैं। अब जो कराची के मखसूस हालात थे और जो इंफ्रास्ट्रक्चर का कोलैप्स था, उसके अंदर जरूरत पड़ी कि भाई कुछ फंड इस तरीके से अप्रैल के महीने के अंदर आए और लगे, और उससे तो इन्होंने जो सवाल उठाया शमीम साहब ने वो यही था ना कि भाई आप जो है कौमी असेंबली के जो मेंबर होते हैं उनका काम होता क्या है, लेजिस्लेशन करना होता है। स्टैंडिंग कमेटी में आप कह रहे हैं कि आपसे काम नहीं लिया, लेकिन हाउसिंग और वर्क्स जो आपका खास शोबा है उसके अंदर उसके स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन है सर। थोड़ा सा समझ जाएंगे तो आपसे तकलीफ दूर हो जाएगी जरूर कि हाउसिंग एंड वर्क्स अगर मेरे से पूछे तो मेरे हिसाब से तो मिनिस्ट्री भी खत्म कर देनी चाहिए और मेरे हिसाब से तो स्टैंडिंग कमेटी भी खत्म कर देनी चाहिए। वजह कि हाउसिंग जो है वो एक सूबाई सब्जेक्ट बन गया 18th अमेंडमेंट के बाद। पंजाब की अपनी हाउसिंग, सिंध की अपनी हाउसिंग, एक सेकंड, और जो नया पाकिस्तान का नया पाकिस्तान हाउसिंग एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी बनी, तो बावजूद इमरान खान साहब ने उसको अपने कंट्रोल में
और अपनी कमान में रखा, तो वो कैबिनेट डिवीजन के पास चली गई। तो अब अगर फर्ज कर लो मेरी प्लेट जितनी भी बड़ी हो, कहने को हाउसिंग एंड वर्क, अच्छा वो अगर खाली है सिवाय इसके कि इस्लामाबाद या जो फेडरल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज वगैरह का जो होता है ना, तो मैं तो पाकिस्तान, आपका तो ये प्रोग्राम में जो मैं आके बैठा हूँ, सवाल है पाकिस्तान का। जी हाँ बिल्कुल, तो पाकिस्तान मोहब्बत करते हैं। नहीं, मैं अल्हम्दुलिल्लाह, मतलब ज़ाहिर बात है कि इस उम्र में मैं दो ही लोग से, पाकिस्तान से और पाकिस्तान के नौजवानों से, जो जिनसे मेरी उम्मीद है कि ये पाकिस्तान को जहां हम छोड़ के जा रहे हैं वहां से आगे लेके जाएंगे। और मेरी ख्वाहिश सिर्फ इतनी है ना कि हम उसको पटड़ी पे चढ़ा जाएं। ठीक है। जो हम पाकिस्तान के साथ सारे मेरी नस्ल के लोगों ने जाति की जो जिस हाल को पहुंचाया, तो हमारे पास जब तक जिंदा है एक मौका है कि हम अपने नौजवानों के लिए बेहतर हालत में, और मैंने तमाम, आप मेरे एक्शंस को जो देखेंगे, चाहे वो ये इस्तीफे का भी मामला था, और जब तारीख को आप स्टडी कर लें, आप तारीख की आप तालिब इल्म है कि 72 साल में 20 महीने के अंदर हुकूमती पार्टी का कौन सा एमएनए होगा कि जो कहता है जी ये वापस लो, क्योंकि मैं अगर कुछ नहीं, मैं कोई दिहाड़ीदार तो हूँ नहीं ना कि मैं ओएसडी बना बैठा रहूं। अच्छा मैं तो वैसे भी तनख्वाह नहीं लेता था, ना लेता हूँ। नहीं ये बिल्कुल, ये तनख्वाह पर भी मैं सर ये कह देता हूँ कि आपने जो तनख्वाह नहीं लेते थे, आप कोई टीएडीए नहीं लेते थे, आप जो मुल्क से बाहर भी गए मुख्तलिफ दौरों पर अपने आपने जो एयर टिकट, मैंने पाकिस्तान के खजाने को बिल्कुल मैंने ये रिवायत डाली है, और ये सारों के लिए ये है, इसके ऊपर अमल करें जिनको अल्लाह ने अता किया, ठीक है, जिनको इस्तिताअत दी है कि पाकिस्तान के खजाने को जो बड़े पेट वाले और खाते पीते लोग हैं वो शजर ममनुआ अपने लिए बनाए, ठीक है, क्योंकि हम तो उसको माले गनीमत समझते हैं। ठीक है, लेकिन मेरी जब बात हुई बहुत से ऐसे लोगों से कि जो आप ही की सफ़ में आते हैं, यानी कि पाकिस्तान के हाईएस्ट टैक्स पेयर्स में से लोग हैं और वो मेंबर्स भी हैं, उनको सामने जब मैंने आपकी मिसाल रखी कि जनाब नजीब हारून साहब तो कुछ नहीं लेते हैं, आप लोग ले रहे हैं, तो उन्होंने कहा भाई ये जो हम ले रहे हैं ये क्योंकि एमएनए को वैसी ही चीज़ें कम मिलती हैं, ये भी हम अपने हल्के पे लगा रहे हैं, मकसद वो हमारा एक राइट था, वो अमाउंट भी हमने जो है अपने हल्के पे लगाया। मैंने भी इस बारे में सोचा होगा, मुझसे लोगों ने कहा कि लो और शौकत खानम को दे दो, दीदी को दे दो, या अपने हल्के में दे दो। कहीं भी मैंने कहा कि इस वक्त मुल्क मुमलिकत खुदादाद पाकिस्तान से ज्यादा काबिल रहम हालत और उसके खजाने से ज्यादा काबिल रहम हालत पाकिस्तान में किसी चैरिटी की भी सर, ये आपके हल्के की तरफ आपके हल्के में जो है ग्रीन लाइन मंसूबा जो बना और उसमें जो 3 जो है ब्रिज बने बड़े इंपॉर्टेंट जो है वहां पे नॉर्थ नाज़िमाबाद का इलाका तकरीबन 13 यूसी आती हैं, पाकिस्तान का सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा इलाका। जब लिटरेसी रेट निकाला गया तो पूरे पाकिस्तान में सबसे ज्यादा लिटरेट इलाका नॉर्थ नाज़िमाबाद का। तो एक ऐसे इलाके के आप एमएनए गो के आप उस इलाके में नहीं रहते, लेकिन चले आपको टिकट मिला, डिफेंस से आके आपने यहाँ आके जो है वो कॉन्टेस्ट किया, इस पर भी एक बड़ा सवाल है, लेकिन चलें। और तो इतना जबरदस्त इलाका और इसमें ग्रीन लाइन का मंसूबा जो है चल रहा है, 20 करोड़ रुपए आपको वफाकी जानिब से भी मिले। ग्रीन लाइन का मंसूबा आपको पिछले दौरे हुकूमत से मिल गया, चलें वो अभी आपके हल्के में आ गया, उसकी भी अब ग्रीन लाइन चल जाएगी। मुज़ाफ़ात की सड़कों की बड़ी शिकायतें वो भी बननी शुरू हो गई, तो काम तो कुछ ना कुछ वफाकी जानिब से हो रहा था। देखिए ये तो बहुत अच्छी बात है, हाँ, जो आप कह रहे हैं ना, हाँ, कि सड़क भी बनती है। जब से मैंने होश संभाला, हाँ, या जब से आपने होश संभाला होगा, कभी ना कभी कोई सड़क बन रही है, कोई नाली हो रही है, चीजें चलती रहती। जो मेन मकसद एमएनए का है वो कानून साजी, मुल्क का डायरेक्शन, वो नहीं हो रहा था। देखिए वो जाहिर बात है कि अब कोई ढकी छुपी बात तो नहीं है ना, वो कौमी असेंबली में जाके करनी थी सर, वो तो वहां पे जाके। लेकिन यही तो मैं कह रहा हूँ, जो माहौल बना जी, जो अपोजिशन का साथ जो मामलात जिस तरीके से चल रहे हैं और जो रवैया हुआ, क्योंकि जाहिर बात है कि जैसे ही आप कानून साजी की तरफ जाते हैं, हाँ, आपको अपोजिशन की तरफ कोई ताउन का हाथ, तो जाहिर बात है एक तवक्कुआत ये होती है उनकी कि भाई हमको पहले तो हमारे ऊपर से हमें साफ क्लियर करो, हाँ, और हमारा हिसाब किताब ना करो तो हम तुम्हारे साथ ताउन करेंगे। तो ये बहुत सारी अलग बातें हैं। डेवलपमेंट अल्लाह का शुक्र है, जो कॉन्स्टिट्यूएंसी में कुछ पैसे आए, और ये नॉर्थ नाज़िमाबाद में तो खास तौर से जो 3 फ्लाईओवर्स जो वहां से गुजर के जा रहे हैं, वो दोनों तरह से कि नॉर्थ कराची की जो आगे की आबादी है वो उनकी सहूलत के लिए, हाँ, कि वो उन पे फलांगते हुए अपने अपने घर
15-20 मिनट आधा घंटे पहले पहुंच जाएंगे, और नॉर्थ का नाजिराबाद का भी अपना ट्रैफिक जो इर्द गिर्द का है वो भी स्ट्रीमलाइन हो जाएगा। तो मकसद यानी आप उससे मुतमईन है कि जो तरक्याती काम वहाँ पे हो रहे थे, तो वहाँ जो लोग रहते हैं उस इलाके में, मैं भी उस इलाके का वोटर हूँ सर, NH 259 मैं भी उस इलाके का वोटर हूँ, ठीक है ना। तो ये फरमाए कि तो उस आप मकसद आप ये समझते हैं कि उन लोगों ने आपको या बल्ले को या इमरान खान को वोट दिया और आपने इस्तीफा देकर, जो उन्होंने सवाल भी उठाया फिर ने कि आपने जो है उनके साथ एक ज्यादती कर दी उस अवाम के ऊपर, उन्होंने जो है PTI को मुंतखब किया, और उस गो के बहुत से सवाल उठाए जा रहे हैं कि कैसे मुंतखब किया, फिक्स मैच था, सिलेक्टेड था, बहुत सारे सवाल उठाए जा रहे हैं, लेकिन चले जैसा भी है लेकिन आए। अच्छा मैं देखें, एक कोई भी चीज पे सवाल उठाने से पहले जिसके आपके बारे में बात हो रही हो, मेरे बारे में हो रही हो, फिरदौसा, उसका माजी जरूर देखें, ठीक है ना। अगर आपका मुझे मेरा माजी आपको दागदार नजर आए तो इसके अंदर भी कोई खेल खेल रहा हूँ मैं, हो सकता है मैंने किसी से पैसे ले लिए हों ये करने के लिए, लेकिन अगर मेरा माजी आपको साफ हो, ये पाकिस्तान के अंदर आप नौजवान एंकर हैं, ये कल्चर डेवलप करें, आने वाले से पूछें कि उसने पाकिस्तान को दिया क्या है, उसका टैक्स कंट्रीब्यूशन सालाना पाकिस्तान के खजाने में डालता क्या है, उससे पूछें कि ये जो आप बात कर रहे हैं कि ये जो है ठीक है हक है, मैं कहता हूँ जिस MNA की इस्तात नहीं है, ठीक है, जो उस वहां से अपनी तनख्वाह अलाउंस पार्लियामेंट, लेकिन जिसको अल्लाह ने वसाइल दिए हैं, ऐसे बड़े बड़े हैं कि जिनके कई घर हैं इस्लामाबाद में, फिर भी पार्लियामेंट्री लॉज लेकिन इसमें जो एक और सवाल उठाया गया कि आप अपने तौर पे तो बड़ा काम कर सकते थे अपने इलाके के अंदर, मिसाल के तौर पे अभी ये कोरोना के हवाले से एक बड़ा एक चैलेंज सामने था, फलाही इदारे जो थे वो मैदान में उतरे, मकसद जो आप अगर इस चीज को समझ लें, मैं आपकी परेशानी मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि फेडरल गवर्नमेंट जो होती है, MNA जो है, जैसे जिस्म में दिमाग नहीं होता, ठीक है, ये दिमाग पूरे जिस्म को कंट्रोल करता है, हाथ को, पैर को, पूरी आंख को, हर चीज को, तो ये यहाँ से एक नर्व सेंटर है, और आपका जो धड़ है ये सूबाई हुकूमत, ठीक है ना, कि जिसमें तालीम, सेहत, कचरा, ये सोलर, और ये टांगे जो हैं ये बल्दियात हैं, जिसने पूरे जिस्म का वजन उठाना है, ठीक है। अच्छा, अब अगर टांगे ही पोलियो ज़्यादा होगी, ठीक है, ये जो आप बातें कर रहे हैं, तो ये काम जितने आप ये तरक्याती काम की बात कर रहे हैं, बल्दियाती लेवल के ऊपर होने हैं, ठीक है। और सूबाई हुकूमत ने ये तालीम, जो बच्चा कचरा चुन रहा है, स्कूल नहीं पहुंच पा रहा, जो एरिया रहता तो सुबह हुकूमत ने देना है, उससे खींच के निकाले जाने हैं, उसके मतलब जब मरकज ने सूबे को दिए, सुबह उसको पकड़ के बैठ गया, ठीक है, उससे लेके पीछे या नीचे बल्दियात को दिए जाने हैं, और बल्दियात को सबसे ज्यादा मजबूत, जैसे धड़ कितना भी मजबूत हो, आदमी कितना भी ज़हीन हो, लेकिन अगर टांगे पोलियो ज्यादा होंगी तो वो रगड़ा इसमें तो जो आप कह रहे थे कि जो आपके मसाइल हैं वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूएंसी के, वो बेसिकली बल्दियाती लेवल के हैं, ठीक है, और उनको बल्दियात, और जो पॉलिसी लेवल है कि जैसे K4 का प्रोजेक्ट है, ठीक है, कि कराची को जो पानी आना था केजर झील से, उसको पहुंचाना ये वफाक की जिम्मेदारी है, आपने ऑफर दी, उसमें आपने एज इंजीनियर नजीब हारून साहब ने कहा कि मैं उसको करना चाहता हूं, लेकिन ऐसा महसूस हो रहा है कि जो जिम्मेदारी आपको वाले से वो नहीं दी गई, उस पर उन्होंने सवाल उठाया, क्योंकि पानी एक बहुत बड़ा मसला है कराची का। नाज़रीन, इस पर हम बात करेंगे कि K4 पे नजीब हारून साहब क्या कर सकते हैं, दूसरा ये कि आखिर आप कैसे जो है भरपूर अंदाज में दोबारा वापस आएंगे, तो क्या जिम्मेदारियां आप समझते हैं, बड़े खुल के हम पूछेंगे कि आपको दी जाए, और दूसरा कोरोना के हवाले से जो सूरत हाल चल रही है और लीडरशिप ने जिस तरह के फैसले किए वो भी आपसे हम जानेंगे। ब्रेक के बाद सवाल है पाकिस्तान का। वेलकम बैक। सवाल है पाकिस्तान का। नाजरीन, गो के बहुत से चैलेंजेस हैं PTI को, और हुकूमत है जिसमें कोरोना सबसे बड़ा चैलेंज है, लेकिन उसके साथ साथ ये भी ज़रूरी है कि जहाँ जिन हलकों में आप जीते हैं वहाँ पे डिलीवर कर सके। और एक ज़बरदस्त जो है हमने देखा कि मैं कहूँगा हिम्मत का मुजाहरा नजीब हारून साहब ने किया कि जब इन्होंने महसूस किया कि 20 साल में वो डिलीवर नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर जो है वो आपने जो है इस्तीफ़ा दिया। लेकिन सर, जैसे मैंने आपसे लास्ट सेशन में सवाल किया था कि दूसरी पार्टीज़ के जो आपके दोस्त हैं वो यही सवाल कर रहे हैं अब बार बार कि आपका मतलब ये है कि PTI जो है वो डिलीवर नहीं कर सकी, तो ये PTI आपकी नाकामी नहीं है, बुनियादी तौर पे ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नाकामी है जो सामने आपकी सूरत में बोल रही है।
देखिए जो मसाइल मिले पीटीआई को और जो लोगों की तवक्कुआत, क्योंकि एक तो आप ये समझ लें कि 22 साल से पीटीआई मायूस हो गया है, तो उसका मतलब पाकिस्तान की आवाम जो है वो क्या पीटीआई से मायूस नहीं हुई है? नहीं, इसमें एक मेरा अगर कोई रोल नहीं है, मैं कुर्सी घेरे बैठा हुआ हूँ, ठीक है, मैं अब अगर कोई और आ जाएगा तो उसका क्या रोल होगा? उसका भी ये रोल होगा। एक होता है ना कि एक कुर्सी गरमानी है, बैठ के कि कुर्सी गरम रहे। किसी को रिकमेंड करें अगर वापस नहीं आते तो जिमनी इलेक्शन में किसको खड़ा होना चाहिए? पार्टी जिसको टिकट देगी। देखिए मैं भी जो जीता तो बल्ले को वोट मिला, लोगों ने इमरान खान पे एतमाद किया, नजीब हारून पे नहीं, ये बात ज़हन में क्लियर रखें। ठीक है, लेकिन मैं भी इमरान खान ने इतना बड़ा ख्वाब देखा तो मैंने भी इतना बड़ा ख्वाब देखा, क्योंकि मैं भी तो 22 साल की स्ट्रगल में। जी बिल्कुल, आपको अगर मुझे मेरी ताबीर नहीं मिल रही, ठीक है, तो मेरा ये हक है कि भाई मैं वहां से कुर्सी को छोड़ दूं। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि जनाब आपने जो आपको अहमियत मिलनी चाहिए थी वो आपको नहीं मिली। इस तरह बहुत सारे लोग हैं पीटीआई के। अच्छा, फौजिया कसूरी से लेकर और हामिद खान तक बहुत सारे नामों में जो गिनवा सकता हूं। तो इस वक्त जो है आप पार्टी के साथ मुसलसल जुड़े रहे, अभी भी जुड़े रहे, लेकिन अपनी एक अहमियत को बताने के लिए, यही कहने जाइए अपने दाम को आगे बढ़ाने के लिए आपने ये स्टेप उठाया। मैं माफी चाहता हूं, मैंने अल्फाज नहीं, बहुत आपकी खूबसूरत बात है जी। देखिए क्योंकि वजह उसकी ये कि मैंने जैसे कहा कि मेरा अपना भी ख्वाब था शहर के लिए। मैंने उस वक्त 96 में ये सोचा और अल्लाह ने मेरे दिमाग में डाला कि कराची को बजाय इसके कि हम अलग की तरफ जाएं, इसको मेन धारे में लेकर जाएं। इमरान खान साहब की क़यादत को कबूल किया, 22 साल जद्दोजहद की। आप जब अभी प्राइम मिनिस्टर से मिले, आपके इस्तीफे के बाद जब प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात हुई तो आपने कौन से 1, 2, 3 भाई ये लाजमी करने तो मैं वापस आ जाऊंगा, वो कौन सी चीजें सामने रखी? मेरे ख्याल में 3 चीजों पे ज्यादा बात हुई। उसमें एक तो ये थी कि जो पार्टी की नज़म है, निज़ाम है, क्योंकि मेरी ख्वाहिश ये, और मैंने इमरान खान साहब से ये कहा कि आपने तो मुझसे कई गुना बल्कि 50-100 गुना ज्यादा वक्त लगाया है, तो ये पार्टी अगले नस्लों तक, अगले 50, 100, 200 साल कायम रहे। तो उसके लिए उसका नज़म इस तरह से बनना चाहिए कि वहां पर एक हायरार्की हो और लोगों की कदर हो। और वो जो लोग पार्टी के बड़े हैं, कदर आप कैसे करेंगे? बच्चों को अगर आप अपने बाप की इज्जत करेगा तो उसका बच्चा जब कल वो दादा बनेगा तो उसकी इज्जत करेगा। मतलब ये चीज नहीं हो रही पार्टी में। बिल्कुल, देखिए इसमें मुख्तलिफ बात कर रहे हैं, ग्रुप बने हुए हैं। बिल्कुल, ये तो देखिए एक बात इस पार्टी में नहीं है ये, लेकिन इस पार्टी को मुख्तलिफ होना था जब ये बनाई गई थी ना। वरना इमरान खान साहब या नजीब हारून या फिरदौस तमीम किसी भी पार्टी में चले जाते। नून लीग भी थी, पीपल्स पार्टी भी थी, एमक्यूएम भी थी, बाकी काफ और आम मीम नून सारे थे। तो कहने का मकसद ये कि इस पार्टी को का तस्वुर, दूसरी बात जो आपने कही, दूसरी बात तो ये था कि जो इसके एल्डर्स हैं जिन्होंने पार्टी के लिए कुर्बानियां दी, उनको मुकाम मिले, इज्जत मिले। दूसरी बात ये थी कि कराची की अहमियत, क्योंकि मैं कराची से इलेक्ट हुआ, कराची मेरा शहर है, मैं यहाँ पैदा हुआ, मैं यहाँ बनना चाहता, तो उसकी हिफाजत और अहमियत के लिहाज से कराची के चाहे वो जितने प्रोजेक्ट्स हैं और ये पीपल्स पार्टी और मरकज की जंग के अंदर वो सारे के सारे, खास तौर पे K4 की शायद में बात हो, ग्रीन लाइन हो, आप जिस प्रोजेक्ट को भी उठा के देख लेंगे तो वो कहीं ना कहीं मैं K4 पे आता हूं, आप अपनी तीसरी बात कर दें, मैं K4 पे आता हूं। तो एक इसके ऊपर था कि इसको मैंने कहा कि मैं लीड करने को तैयार हूं और मेरी पहले पब्लिक हियरिंग कर ली जाए, ताकि जब आप आवाम की अमानत लेके बैठते हैं कि माजी के लिहाज से, और अगर मैं क्लियर हो जाऊं और लोग एतमाद करें तो फिर मुझे ये सौंपा जाए। मैं इसको अल्लाह की मेहरबानी से, क्योंकि मैंने 40 साल करियर में प्रोजेक्ट सीखे। तीसरी बात जो थी मेरी ख्वाहिश थी, जिसके ऊपर यार बात है कि खान साहब का एक अमल भी आया कि जब उन्होंने लोगों से कहा कि जितने लोगों को अमानतन बिठाया जाता है पब्लिक ऑफिस के अंदर, उनकी पहले पब्लिक हियरिंग हो, यानी उन्हें पहले पुलिस सराज से गुजारा जाए, ताकि वजह उसकी ये कि बाद में जब वो साहब गुजर जाता है तो हम लाठी पीट रहे होते हैं। यानी आप ये कहते हैं कि जो इलेक्टेड लोग हैं उसके अलावा जिन लोगों को ले रहे हैं उनके बारे में आप ये राय है, तो फिर भी एक फिल्टर से गुजर रहे हैं। ठीक है। अब ये सवाल जब एक एंकर ने इमरान खान साहब से पूछा तो उन्होंने एक मिसाल दी डोनाल्ड ट्रंप की कि भाई जब वो प्रेसिडेंट बनता है तो अपनी कैबिनेट बनाता है, मैंने भी नॉन इलेक्टेड लोगों को लेकर माजरत के साथ चेयरमैन है, अल्लाह हमको और इज्जत दे, मैं उससे मुत्तफिक नहीं हूँ,
क्योंकि वहाँ का जो मॉडल है वो टोटली डिफरेंट है, क्योंकि उसको जब वो इलेक्ट कर रहे होते हैं प्रेसिडेंट को, तो उनको ये पता होता है कि अपनी टीम बनाएगा। फिर वहाँ पर जो अपर हाउस, सेनेट और लोअर हाउस जो उनकी वो है कांग्रेस, वो इतने एम्पावर्ड है, उनकी कमिटीज है कि जब भी कोई वो नॉमिनेशन आता है तो उसकी पब्लिक हियरिंग, उसका माजी चेक किया जाता है। 2013 के इलेक्शन माजी अगर क्लियर होगा तो गालिब इम्कान है कि ये जो पिछले इलेक्शन हुए 2018 पहले 2013 में इलेक्शन हुए, उसमें ज्यादातर आप जैसे जो लोग हैं, बड़ी जबरदस्त शख्सियात जो एक टीम बनाई थी इमरान खान साहब ने, उनको टिकट दिए ज्यादातर, लेकिन उन्हें कामयाबी नहीं मिली। उसके बाद अंदाजा हुआ कि इलेक्टेबल्स लेने पड़ेंगे जनाब, जब इलेक्टेबल्स लेंगे तो ही प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं। ये बात जहांगीर तरीन साहब ने भी वाज़ेह तौर पर कही, और उस तरह से फिर बहुत सारे लोगों ने पार्टी को ज्वाइन किया। क्या आप इस फार्मूले से मुतमईन नहीं थे? देखिए खान साहब का, और अभी भी मुतमईन नहीं को इक़्तिदार का शौक होता ना, हाँ। तो वो 2002 में जब मुशर्रफ साहब ने अपनी काबीना बनाई थी और इलेक्शन में इमरान खान थे ना, तो वो तो प्राइम मिनिस्टर बनना था ना, इक़्तिदार क्या मतलब है, वो लास्ट टाइम थी सर, इसको तो पकड़ना था लाज़मी। 2002 सबसे आसान था ना, बेनजीर भी मुल्क से बाहर थी, मेजर प्लेयर्स स्टेज से हटे हुए थे, नवाज शरीफ भी मुल्क से बाहर थे। तो जब मीर जफरुल्लाह जमाली बने, जब चौधरी शुजात बने, जब शौकत अजीज बने, उस वक्त अगर खान साहब, उस वक्त तो एक सीट थी इमरान खान साहब की, मीर जफरुल्लाह जमाली की कितनी सीटें थी? आप मेरा बात, शौकत अजीज की कितनी सीटें? चले अगर एक्चुअली ये बात मैंने कंसेप्ट क्लियर रखें, ये जरूर है कि आदमी तजर्बे से भी सीखता है, और ये सिखाना उन्होंने कि इलेक्टेबल चाहिए, मुल्क के जमीनी हक़ाइक़ को भी देख के, क्योंकि मैं समझता हूँ कि इमरान खान का इक़्तिदार में आना पीटीआई का 22 साल की जद्दोजहद इस मुल्क के अंदर एक बड़ी तब्दीली है। अभी कल आप क्या तवक्को रखते हैं? कराची में इमरान खान साहब मौजूद हैं, आप मिलने जा रहे हैं, मुलाकात हो रही है आपसे, और ये पीटीआई के कुछ लोग मुझसे आज कह रहे थे जब मैंने सोशल मीडिया पे आपका नाम डाला कि नजीब हारून साहब को कोई बड़ी जिम्मेदारी कराची के वाले से मिलनी चाहिए। देखिए जिम्मेदारी बड़ी भी नहीं होती, छोटी भी नहीं होती, एक अमानत होती है। ठीक है, अगर आप उसको अमानत को अदा कर सकें, ठीक है ना, तो मैंने तो खान साहब से यही मांगा हुआ है कि मुझे कराची के जो प्रोजेक्ट्स हैं उसकी लीडरशिप, खासतौर पर आपको तजुर्बा इंजीनियरिंग का K4 बड़ा इंपॉर्टेंट है उसके अंदर, मैं उसको उसमें तैयार है मुकम्मल तौर पर, प्लान मौजूद है K4 का। मैं तो यही बता रहा हूँ ना, क्योंकि इंटरफेरेंस गवर्नमेंट के साथ है, मेयर कराची के साथ है, पानी 125 किलोमीटर केंजर झील से आना है, कराची के दरवाजे पे पहुंचना। वेरी क्विक सर, हमारे पास लास्ट मिनट है, जो इमरान खान साहब ने डिसीजन लिया कोरोना के हवाले से, आप मुतमईन है उसमें, जो मुख्तलिफ डिसीजन लेते रहे वो इस 3 महीने के 4 महीने के दरमियान? देखिए जैसे जैसे इंफॉर्मेशन आती है, जैसे जैसे लर्निंग बढ़ती है, इसके अंदर बेस्ट जजमेंट बेस के ऊपर मैं ये जरूर कह सकता हूँ कि अगर मेरे पास जो इंफॉर्मेशन या जो मुझे मिल रही है नॉलेज, उसके बुनियाद पे मैं बेस्ट फैसला लेता हूँ अपने हालात में। कभी कभी वो वक्त के तनाजुर में सर बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन नियत सही है, ठीक है, जज्बा सही है, ठीक है, और इंशाल्लाह आप ये अपना इस्तीफा जो है वापस ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं? मेरा इस्तीफा तो मेरे चेयरमैन के पास है ना, जिस दिन मुझे वापस भेज देगा, ठीक है, तो मैं मतलब है वो एक डिफरेंट, जैसे मैंने देखिए अगेन, ठीक है, कि मैंने जो चीज खान साहब ने मुझे दी थी वो मैंने खान साहब को बहुत बहुत शुक्रिया नजीब हारून साहब, खासतौर पर स्टूडियो तशरीफ लाए, और बड़े वाज़ेह तौर पे नजीब हारून साहब ने क्लियर किया कि इनका इस्तीफा जो है अभी भी हवा में मौजूद है, वो वापस जो है वो नहीं हुआ है, ये बड़ी क्लियर बात है। कल प्राइम मिनिस्टर साहब कराची तशरीफ ला रहे हैं और बहुत सी तवक्कुआत वाबस्ता है कराची के लोगों को इनके इस दौरे से। आपसे इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। रिजवान जाफर को इजाजत दीजिए। सवाल पाकिस्तान का।